दोस्तों मैं आपको बार बार यही बात बता रही हूँ कि हमने वर्ण के प्रकार पढ़े थे, जिसमें कि स्वर और व्यंजन। स्वर के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा। अब मैं आपको व्यंजन के बारे में कुछ बातें बताऊंगी, छोटी छोटी बातें, और व्यंजनों के प्रकार के बारे में। व्यंजन वे वर्ण होते हैं जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं। व्यंजन होते हैं 39 व्यंजन होते हैं, जिसमें से क, ख, ग, घ, अंग। हमने इसके नीचे हलंत क्यों लगाया है? आपको पिछली बार भी मैंने बताया था कि यहाँ पर ये व्यंजनों में स्वर नहीं लगा है। जब इसमें स्वर लगता है तभी ये हलंत हटकर और ये पूरा क कहा जाता है, नहीं तो अभी ये स्वर के बिना अधूरा है। तो इसीलिए क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। इतने व्यंजन आपके हो गए 25। फिर आता है य, र, ल, व 4, श, श, स, ह 4। इनकी टोटल संख्या हो गई 33। उसके बाद आते हैं हमारे 4 अलग व्यंजन, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। इनकी भी संख्या हो गई 4। इस तरह से हमारे कितने व्यंजन हो गए? 37। 2 व्यंजन आता है अलग से, जिसे हम उद्दीप्त व्यंजन कहते हैं। अब यहाँ पर संख्या हो गई 39। ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि इन व्यंजनों का उच्चारण स्थान क्या है। उच्चारण स्थान के आधार पर हमने इन व्यंजनों को बांटा है। ये जो पहली लाइन है, पहली लाइन आप जो देख रहे हैं, क, ख, ग, घ, अंग, इसमें हम इसको प्रथम, इसको द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम, ये इनको पदवी दी गई। अब ये जो पहली लाइन है क, ये माना जाता है कि ये क परिवार का है। ये सारे एक ही परिवार के हैं, इसलिए इनको बोला जाता है क वर्ग। च, क्योंकि इनका मुखिया कौन है? च, इसलिए इसको बोला जाता है च वर्ग। इसी प्रकार आगे भी ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, य वर्ग। ठीक है। तो इस तरह से हम व्यंजनों को बांट देते हैं। जो मुख्य बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है व्यंजनों का उच्चारण स्थान। ठीक है। उच्चारण स्थान पे विशेष ध्यान देंगे आप, क्योंकि उच्चारण स्थान ही एक ऐसा तरीका है जिससे हम अपने उच्चारण को शुद्ध कर सकते हैं, और उस उच्चारण के आधार पर हम अपनी वर्तनी या स्पेलिंग को सही कर सकते हैं। क, ख, ग, घ, अंग आप मेरे साथ बोल के भी देख सकते हैं। इसका उच्चारण स्थान है जो जीभ का आखिरी हिस्सा होता है और तालु, ये दोनों मिलते हैं। इसका उच्चारण स्थान है जीभ का आखिरी हिस्सा और तालु। बोलकर देखिए, क, ख, ग, घ, अंग। ठीक है। दूसरी लाइन में हम आते हैं तो च, छ, ज, झ, इय। यहाँ पर जीभ का पहला सिरा, एकदम शुरुआत का सिरा, ये दोनों और दोनों दांत की लाइनें हमारी जुड़ती हैं, और जो जीभ का पहला सिरा है वो तालु के पहले सिरे से मिलता है। च, छ, ज, झ, इय। तीसरी लाइन है ट, थ, ड, ढ, न। यहाँ पर भी जीभ का पहला सिरा तालु यानी समझते ना, ऊपर मुंह के ऊपरी भाग में, उसके शुरुआत से मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपके दोनों दांत नहीं जुड़ते हैं। उसके बाद आता है त वर्ग। त वर्ग में आपकी जो जिह्वा है, जीभ है, वो दोनों दांतों को
के बीच में आती है। यदि आप इसका उच्चारण ऐसा नहीं करते, क्योंकि हम इसका उच्चारण बिना दांत में लाए भी कर सकते हैं, लेकिन वो गलत है। उच्चारण का सही तरीका यही है कि यहाँ पर आपका जो ये वर्ण है वो दोनों दांतों के बीच में आपकी जीभ आनी चाहिए। त, थ, द, ध, न। उसके बाद है प, फ, ब, भ, म। यहाँ पर आपके दोनों जो होंठ हैं वो जुड़ते हैं, आपके दोनों होंठ यहाँ पर जुड़ते हैं। तो इस तरह से ये हो गया हमारा 25 व्यंजन, जिनको उच्चारण स्थान के आधार पर हम क्या करते हैं, बांटते हैं। इसके बाद 4 वर्ण, इसको इन सब व्यंजनों को कहते हैं, ये जो 25 व्यंजन हैं उनको कहते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जहाँ पर आपकी जीभ मुख के किसी न किसी स्थान से स्पर्श हो रही है। उसके बाद आता है य, र, ल, व, य, र, ल, व। यहाँ पर आपके मुंह से थोड़ी सी हवा निकलती है, इसलिए इसे कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। पहला 25 है स्पर्श व्यंजन, अगला 4 है अंतस्थ व्यंजन, और उसके बाद का 4 है श, श, स, ह। यहाँ पर आपकी जीभ के माध्यम से थोड़ा सा घर्षण होता है और गर्माहट पैदा होती है। बिल्कुल हल्का घर्षण होगा और गर्माहट पैदा होगी, इसलिए इसका नामकरण ऊष्म व्यंजन के नाम पर किया गया है। ये तो हमारे 33 व्यंजन हैं जो हम उच्चारण के आधार पर जिनको बांटते हैं। उसके अलावा हमारे पास 4 व्यंजन हैं जिन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ, मतलब ये अपने आप में स्वतंत्र व्यंजन नहीं है, यहाँ पर 2 व्यंजनों को जोड़ा गया है। क्ष, क्ष में क्या जुड़ा है, क और श। त्र बोलने से ही आपको समझ में आएगा। मैं बार बार आपको इस बात के लिए प्रेशराइज करूंगी कि आप इस हिंदी भाषा विज्ञान को समझने के लिए उच्चारण पे ध्यान दें। उच्चारण पे बार बार आप ध्यान दें। जैसे ही आपका उच्चारण शुद्ध होगा, आपकी हिंदी की सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएगी। ज्ञ, ज्ञ में आपका ज और इया मिलता है। श में श और र। तो इस प्रकार से इसको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। संयुक्त मतलब 2 व्यंजन जुड़े हुए। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता देना चाहती हूँ दोस्तों कि ये जो संयुक्त व्यंजन है, आपने कभी हिंदी के शब्दकोश देखे होंगे, डिक्शनरी देखी होगी, तो आप ये पाएंगे कि डिक्शनरी में आपको पता है ना कि जैसे ए का सारा कुछ आ जाता है, फिर ए के बाद अगला लेटर कौन सा होता है, डबल ए। तो हम डिक्शनरी इस तरह से देखते हैं। तो उसी तरह हिंदी की डिक्शनरी यदि आप देखेंगे तो हिंदी में आपको क के बाद क्ष का के शब्द मिलेंगे, त के बाद आपको त्र के शब्द मिलेंगे, ज के बाद आपको ज्ञ के शब्द मिलेंगे और श के बाद आपको श के शब्द मिलेंगे। आप शब्दकोश में देख सकते हैं। उसके बाद आपका 2 व्यंजन हमारे पास होते हैं ड और ढ, जिसे हम उद्दीप्त या द्विगुण व्यंजन कहते हैं। द्विगुण व्यंजन मतलब इनके 2 गुण हैं। कैसे? क्योंकि यहाँ हमने देखा था ये व्यंजन हमारे ट वर्ग में भी है। इन दोनों में फ़र्क क्या है? इन दोनों में अंतर सिर्फ यही है कि इसके नीचे बिंदी है और इसके नीचे बिंदी नहीं है। इसको हम यहाँ पर भी रख सकते हैं, पर इन दोनों में हल्का सा अंतर है। ये जो जिसके नीचे बिंदी है वो संस्कृत में नहीं पाए जाते। संस्कृत में केवल यही व्यंजन पाए जाते हैं और इसके अलावा इनका उच्चारण भी लगभग समान होता है। इस उद्दीप्त और द्विगुण व्यंजन के बारे में मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि ये जो बिना बिंदी वाले ड और ढ का जो प्रयोग है वो तभी होगा जब किसी शब्द की शुरुआत उसी से हो रही हो। जब किसी शब्द की शुरुआत उसी से हो रही हो, जैसे डकार, ठीक है, या ढोलक,
जब किसी शब्द की शुरुआत उसी से हो रही हो तब ये बिना बिंदी वाले ड और ढ आएंगे, और जब ये व्यंजन किसी शब्द के दूसरे, तीसरे या और किसी स्थान पर आते हैं पहले को छोड़कर, तब इनका प्रयोग होता है। कौन से? उद्दीप्त व्यंजनों का। जैसे सड़क, पढ़ना। आपकी हमेशा मैंने देखा है बच्चों को ये हमेशा कन्फ्यूजन रहता है कि ये हमारे पास है तो उन्हें पता है कि भाई एक में बिंदी लगती है, एक में बिंदी नहीं लगती है, लेकिन उसका प्रयोग कैसे समझ में आए। तो उसके प्रयोग का एक और केवल एक ही नियम है कि जब किसी शब्द की शुरुआत इससे हो रही हो तो आप बिना बिंदी वाला लगाएंगे, और जब किसी शब्द के दूसरे, तीसरे या किसी और स्थान पर वो वर्ण आता है, वो व्यंजन आता है, तब आपको इसके नीचे बिंदी लगानी है। ठीक है, इस प्रकार से आज हमारा व्यंजन का टॉपिक, जो यहाँ पर आपको कॉम्पिटिटिव लेवल पे जो यदि बात करते हैं तो उनको सब कुछ रटना पड़ेगा। ये सारे नाम रटने पड़ेंगे, कौन सा स्थान है वो रटना पड़ेगा, काफ़ी कुछ यहाँ पर उनको याद करना पड़ेगा। लेकिन जो विद्यार्थी स्कूल लेवल पे इसको पढ़ते हैं, और या तो जिनको लगता है कि हमको कभी भी कोई प्रतियोगी परीक्षा जिसमें हिंदी शामिल होता है उसको अपीयर नहीं करना है, हमको उसमें शामिल नहीं होना है, तो भी उनको ठीक है, आप ये मत रटिए, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप इनको स्पर्श व्यंजन बोलना है, लेकिन फिर भी मैं आपसे अनुरोध करूँगी कि आपको इनके उच्चारण स्थान पर ध्यान देना है, इनके उच्चारणों पर ध्यान देना है। आजकल के बच्चों को मैंने देखा है, वो कहते हैं भूख लग रही है ना, और उसके बाद जब वो लिखते हैं, जब उस चीज़ को वो लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? यदि हम नोट्स लिखवाते हैं तो वो लिखते हैं भूख लग रही है, क्योंकि आपका उच्चारण गलत है। भूख, ख यहाँ से आना चाहिए, भूख लग रही है। तो भाई जब आपको भूख लगेगी तो मम्मी तो खाना दे पाएगी, खाना तो नहीं दे पाएगी, क्योंकि खाना तो तभी मिलेगा जब आपको भूख लगेगी। ठीक है, इसी के साथ अगले टॉपिक पे मैं आऊँगी, शब्द विचार।